हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम पाकिस्तान की फ़र्स्ट हैंड एनिमेटेड मूवी द ग्लास वर्कर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो को 5 मेजर पार्ट्स में या पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जिसमें हम इन डेप्थ इस मूवी का रिव्यू करेंगे, एनालिसिस करेंगे। आपको इस मूवी के बारे में मैं हर चीज़ बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस मूवी को बनने में अप्रॉक्सीमेटली 10 इयर्स का टाइम लगा है, क्योंकि ये पाकिस्तान की पहली हैंड ड्रॉन एनिमेटेड मूवी है जिसमें टोटल 1,44,000 फ्रेम्स हैं एंड ईच एंड एवरी फ्रेम इज़ हैंड ड्रॉन। मूवी के डायरेक्टर उस्मान रियाज का ये कहना था कि वो अपनी वाइफ के साथ एक सी व्यू पर जा रहे थे जब उन्होंने ये मूवी का आइडिया अपनी वाइफ के साथ शेयर किया। जैसे जैसे उन्होंने इनिशियल सीन अपनी वाइफ को एक्सप्लेन किया तो उनकी वाइफ ने उनको कहा कि बजाय एक लाइव एक्शन मूवी बनाने के क्यों ना हम एक एनिमेटेड मूवी बनाएं, जिनका आइडिया उस्मान रियाज को काफ़ी पसंद आया। तो उन्होंने अपने स्टूडियो मानो स्टूडियो और गिबली स्टूडियो के साथ कोलैब करके ये मूवी को बनाया। इस मूवी में उस्मान रियाज का डायरेक्टरल डेब्यू हुआ है और उनकी वाइफ इस मूवी की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। और इस मूवी के 2 वर्जन रिलीज़ किए गए हैं, एक उर्दू डब्ड में रिलीज़ हुआ है पाकिस्तान में और एक इसका इंग्लिश वर्जन रिलीज़ हुआ है जो कि अमेरिका में और बाकी कंट्रीज़ में रिलीज़ हुआ है। तो दोस्तों, इस मूवी की सेटिंग एक सी साइड टाउन वाटर फ्रंट में की गई है जिसमें 5 मेजर कैरेक्टर्स हैं। थॉमस ओलिवर और उसका बेटा विंसेंट ओलिवर, जो कि दोनों इस टाउन में ग्लास वर्क का काम करते हैं, और दूसरी तरफ जनरल अमानो जो कि एक आर्मी जनरल है और उसकी बेटी अलीज़ अमानो, और एक सेकेंडरी कैरेक्टर है मलिक के नाम से। तो दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी मैं आपको बिना स्पॉइल किए ना नर्शल बताता हूँ कि इनका जो टाउन है वाटर फ्रंट, उसमें एक वार स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से विंसेंट और एलिस के रिलेशनशिप में काफ़ी मुश्किलात आती हैं और उनको काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके पेरेंट्स के व्यूज़ कम्प्लीटली डिफरेंट हैं फ्रॉम ईच अदर, और बोथ ऑफ दिस गाइज बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज़ एंड दे हैव डिफरेंट लाइव्स। और दोस्तों, डायरेक्टर ने इस मूवी में वार इफ़ेक्ट्स का यूज़ करते हुए ये दिखाना चाहा है कि वार कॉन्फ्लिक्ट किस तरह एवरी इंडिविजुअल की लाइफ पर लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स डालता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थीम्स एंड सिम्बल्स शोन इन द मूवी। तो दोस्तों, सबसे पहले थीम डायरेक्टर ने इस मूवी में शो कराना चाहा है वो ये है कि इस मूवी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं विंसेंट और अलीज़, वो कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं एक दूसरे से। मतलब कि विंसेंट एक ग्लास वर्कर है और अलीज़ एक आर्मी जनरल की बेटी है, मगर फिर भी वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन इन रियलिटी वो एक दूसरे से 100% डिफरेंट हैं। मतलब उनका सोशल बैकग्राउंड एक दूसरे से नहीं मिलता, उनमें कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं है, उनमें कोई ऐसी एक चीज़ नहीं है जिससे उन दोनों को एक दूसरे के साथ होना चाहिए, मगर फिर भी वो एक दूसरे के साथ इन अ रिलेशनशिप हैं। नेक्स्ट थीम इज़ दैट देयर लव इज़ चैलेंज बाय द डिफरेंट व्यूज़ ऑफ देयर पेरेंट्स। उन दोनों के जो पेरेंट्स हैं, जैसे कि थॉमस ओलिवर और जनरल मानो, उन दोनों की पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट हैं, डिफ़र करती हैं दूसरे से, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ डिफरेंट हैं। वो कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे या मेरा बच्चा उसके साथ हो या इसके साथ हो, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने एक विंसेंट को रिलीज़ को एक दूसरे से दूर करना चाहा, मगर वो एक दूसरे से दूर नहीं हुए। Next point is that patriotism and social standing is more important than free thought and artistic pursuits in the movie। दोस्तों, इस बात का मतलब ये है कि मूवी एक ऐसे टाइम में बेस्ड है जहाँ पर मुहब्बे वतनी, पैट्रियटिज़म और सोशल स्टैंडिंग के एक इंसान सोशली किस जगह पर स्टैंड करता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ से कि कोई फ्री ख्याली का इंसान हो, फ्री थॉट वाला हो, या उसकी परस्यूट्स आर्टिस्टिक हो। ये ज़रा इस तरह है कि जैसे विंसेंट है वो एक ग्लास वर्कर है, तो ये एक आर्टिस्टिक परस्यूट है, और अलिस जो कि एक वायलिनिस्ट बनना चाहती है, वायलिन चलाने का उसको शौक़ है, बजाने का। तो इस चीज़ ने भी ये शो करवाया कि हमारी सोसाइटी में आज भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं ज़रूर पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट एक ये आ जाता है
कि ये मूवी एक ऐसे टाइम में बेस्ड है जहाँ लव इज़ नॉट रेलिवेंट, लव की कोई अहमियत नहीं है, उसको सिर्फ इग्नोर किया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है। और कुछ चंद नेक्स्ट पॉइंट्स इसमें मूवी में ये दिखाए गए हैं कि परजर्वेंस, इनोसेंस, मेलॉन्कोली, लॉस ड्यू टू वॉर कॉन्फ्लिक्ट, के एक वॉर होने की वजह से हर इंडिविजुअल की लाइफ में कितने ज़्यादा इफ़ेक्ट्स आते हैं, कितने ज़्यादा असरात मुरतब होते हैं, जिसकी वजह से लाइफ टाइम का ट्रॉमा भी कह सकते हैं या लाइफ टाइम की पर्सनैलिटी चेंज भी एक इंडिविजुअल की लाइफ में आ सकता है। डायरेक्टर ने इस मूवी में ये शो करवाया है कि जैसे कि वो ख़ुद एक कराची का रिहायशी था, तो उसने ये शो करवाया कि जैसे मैंने कराची में अपनी ज़िंदगी गुजारी बचपन में, तो एक ऐसा माहौल में मैं बड़ा हुआ हूँ जहाँ पर कर्फ्यूज़ होते थे, राइट्स होते थे, बॉम्बिंग होती थी, वार्स ऑल ओवर कराची वाज अ कॉमन थिंग एट दैट टाइम। तो उसने ज़रा अपने चाइल्डहुड से भी इंस्पायर होकर कुछ थीम्स इस मूवी में शो करवाए हैं। और उसके अलावा एक नेक्स्ट जो कि मेरा फेवरेट पॉइंट है इस मूवी में, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया, वो ये उसने बात शो करवाई है डायरेक्टर ने कि लाइफ गोज़ ऑन। कुछ भी हो जाए लाइफ में, लाइफ नहीं रुकती, किसी के लिए नहीं रुकती, कुछ भी हो जाए, वार हो जाए, लव हो जाए, डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, ज़िंदगी चलती रहेगी, लाइफ गोज़ ऑन। ये बहुत ही कमाल तरीके से डायरेक्टर ने अपने व्यूज़ को, अपने थॉट्स को इस मूवी में कन्वे किया है व्यूअर्स तक। बहुत ही खूबसूरती से और फिनोमिनल वे में उसने ये चंद जो थीम्स थे वो अपनी इस कह लें 2 आवर्स मूवी में हमें पेश किए हैं। पाकिस्तान में 26 जुलाई को रिलीज़ होने के बाद दोस्तों इस मूवी ने व्यूअर्स की तरफ से, फैंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी अच्छे और जनरली पॉजिटिव रिव्यूज़ रिसीव किए हैं। इस मूवी ने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी स्टोरी को रिप्रेजेंट किया है विद शोइंग सच फैंटास्टिक थीम्स एंड सिंबल्स। और इसके साथ साथ दोस्तों ये मूवी ने एक ये चीज़ कायम की है कि द फ्यूचर फॉर पाकिस्तान in movie industry and also in anime industry is going to be an epic ride। इस मूवी ने ये साबित कर दिया है कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में ऐसे और भी वेरियस प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। और इस मूवी के डायरेक्टर उस्मान रियाज ने बहुत ही शानदार काम किया है कि उसने पाकिस्तान में कुछ न्यू करने का चाहा, अपना प्रोजेक्ट बनाया, उसको कायम किया और उसको आगे व्यूअर्स तक पहुंचाया। तो आई अप्रिशिएट हीज़ हार्ड वर्क एंड ऑल्सो आई appraise his intellect and intelligence for creating such a fantastic movie। इन कंक्लूजन मैं यही कहूँगा कि इस मूवी की प्रोडक्शन में जितने भी मेंबर्स थे, जो भी कास्ट थे, क्रूज़ था, जो भी था, सब ने अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रिस्क लिया है इस मूवी को बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी सिनेमा में इस तरह की पहले एक यूनिक अप्रोच किसी ने नहीं की। तो ये मूवी फ्लॉप भी हो सकती थी, मगर इस मूवी ने इतनी खूबसूरती से अपनी स्टोरी को प्रेजेंट किया है, अपने व्यूअर्स को अट्रैक्ट किया है, एक एंटिसिपेशन क्रिएट किया था माइंड्स में जब इसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ था। तो मेरी तरफ से तो ये मूवी स्ट्रॉन्गली 8/10 है। और दूसरी बात यह है कि इस मूवी ने पाकिस्तानी सिनेमा के लिए एक न्यू वे क्रिएट कर दिया है कि अब हमें लाइव एक्शन मूवी से हटकर इस फील्ड में भी एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि हमारे फैंस को ये चीज़ चाहिए, हमारे व्यूअर्स को ये चीज़ चाहिए। हम मतलब कि बोर हो चुके हैं पाकिस्तानी ड्रामास देख देख कर, हमें अपना लेवल अप करने की ज़रूरत है और इस मूवी ने सर्टेनली वो काम किया है। और इस मूवी ने बहुत ही खूबसूरती से हमारी लाइफ के डेली एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर किया है, जिनके बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, हम ज़्यादा बात नहीं करते, हम उनको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इस मूवी ने कहा है कि नहीं, दैट थिंग्स मैटर, वो बातें मैटर करती हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक ये मूवी को नहीं देखा तो आई हाईली रिकमेंड यू कि आप अभी जाएं सिनेमा में, जाके इस मूवी को लाजमी देखें। तो अगर तो आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।